नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज यूनिट 5 को हम इसी क्लास में ख़त्म कर लें। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट 5 में दो पार्ट है। एक अर्थव्यवस्था का पार्ट है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का पार्ट है। तो दूसरा पार्ट जो ए में है, दूसरा पार्ट है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। वैसे जब हम यूनिट 6 हमने सारी पूरी क्लासेस यूनिट 6 की हमने कर ली है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमने यूनिट 6 में कवर अप कर ली हैं। अब जैसे हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है तो हाई कोर्ट के बारे में मैंने अलग से क्लास आपको दे रखी है यूनिट 6 में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है तो वो बातें मैंने आपको वहाँ पर बता रखी हैं। तो यूनिट 6 की सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हमने लगभग 12-13 क्लासेज में पढ़ा है। यदि आपको लगे तो आप यूनिट 6 वाले हमारे प्लेलिस्ट में यूनिट 6 की पूरी वीडियोस एक साथ हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 5 से रिलेटेड सारी चीज़ें हम कवर अप कर लेते हैं और सारी चीज़ें खत्म करने की कोशिश इसी में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि यूनिट 5 में क्या है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था आपको याद रखना है यहाँ पर कि टॉपिक क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को राज व्यवस्था समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? संवैधानिक व्यवस्था को राज व्यवस्था समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, राज व्यवस्था का एक पार्ट कहा जा सकता है किसे? संवैधानिक व्यवस्था को। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें केवल मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जब हमें पढ़ना है तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। उसमें उन्होंने दे भी रखा है, क्या क्या दे रखा है? राज्यपाल के बारे में दे रखा है कि साहब आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दे रखा है कि आपको विधानसभा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विधानसभा के बारे में पढ़ना है। उसके साथ ही राज्यपाल, विधानसभा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा जब आप पार्ट ए के दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो पार्ट ए के दूसरे पॉइंट में आपको मध्य प्रदेश की पंचायती व्यवस्था के बारे में पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और एक पॉइंट और है कि नगरीय व्यवस्था के बारे में आपको बातें पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है और दूसरी बात ये याद रखना है कि सारी चीजें जो एग्जाम के लिहाज से, किसके लिहाज से? एग्जाम के लिहाज से आपको इंपॉर्टेंट है, केवल वही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि जब एग्जाम का टाइम पास आने लगता है तो मन में एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? कि संभावित क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। और सच बोला जाए तो संभावित क्वेश्चन तक पहुंचने का दो मार्ग होते हैं। कहां तक? संभावित क्वेश्चन तक पहुंचने के दो मार्ग होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक होता है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब है कि यदि आपने ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रखा है तो आप संभावित क्वेश्चनों का अनुमान लगा सकते हैं। अब संभावित क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यदि 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था से पूछे जाएंगे आपके पेपर में तो 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपके पकड़ में होंगे। 2 क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरी चीज क्या होती है कि जहां आप संभावित क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, दूसरी चीज होती है सिलेबस। यदि आपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से याद रखा है, ठीक है, सारा सिलेबस अच्छे तरीके से आपने कवर किया है, तो आप निश्चित रूप से कहां तक पहुंच सकते हैं? संभावित क्वेश्चन की एक श्रृंखला तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास बनाई जा रही है वो इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। ठीक है, क्या बनाई जा रही है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में। अभी मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, उसके कीवर्ड्स क्या है उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद दूसरा क्या है? सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पूरे सिलेबस को आज की क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। इतना बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 5 हमने किस तरीके से कवर अप किया है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आगे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आए हैं यूनिट 5 से। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे? यह वर्ष 2021 में पूछा गया है। किसमें? एमपीपीएससी में।
अब यहां पर यदि कीवर्ड पर नजर डाला जाए तो कीवर्ड कौन सा आ जाता है हमारे सामने? कीवर्ड हमारे सामने आता है मुख्यमंत्रियों में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्रियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों से संबंधित जो चार्ट होते हैं, ठीक है, आपके हर बुक में आपको चार्ट मिल जाएगा। मुख्यमंत्रियों का जो क्रम होता है सबसे पहले आपको उसे याद कर लेना है। ठीक है, सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में, कुछ मुख्यमंत्री जो इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट राज्यपाल हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको मुख्यमंत्रियों का क्रम और सारे मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे जब क्वेश्चन पेपर आते हैं तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है। ठीक है ना, इस तरह आप जब देखेंगे तो एमपीपीएससी का काफी ट्रेंड बढ़ा है इस समय पे, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन क्या दे रखा है? प्रकाश चंद्र सेठी। बी ऑप्शन गोविंद नारायण सिंह। सी ऑप्शन बाबूलाल गौर और डी ऑप्शन है कैलाश जोशी और इसका सही आंसर है बी गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं जो वर्ष 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? वर्ष 2020 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? अब यहां पर कीवर्ड क्या है? यहां पर कीवर्ड है राज्यपाल। ठीक है, तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से सीएम के बारे में मैंने आपको बोला कि सीएम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसी प्रकार राज्यपालों के बारे में भी आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। राज्यपालों का सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? चीफ मिनिस्टर भी हैं और जो राज्यपाल भी हैं। राज्यपाल यदि राज्यपाल पद के अलावा अन्य पदों पर रहे हैं तो उन पदों की भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है कि कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ए ऑप्शन है रामप्रकाश गुप्ता, बी ऑप्शन है राम नरेश यादव, सी ऑप्शन है डॉक्टर बलराम जाखड़ और डी ऑप्शन है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। और इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, जो एमपी के राज्यपाल के साथ साथ हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी हम आपको प्रदान कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे चर्चा करी कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन, आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, नहीं रहा, ये याद रखना है। और दूसरी बात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन राज्यपाल नहीं रहा। ठीक है, राज्यपाल नहीं रहा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आप लोगों के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दोनों की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्ष 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो डॉक्टर बलराम जाखड़ हैं, बी में श्री रामेश्वर ठाकुर हैं, सी में डॉक्टर भाई महावीर हैं और न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह है और इसका सही आंसर क्या है? डी। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन है, ये छोटा अभी है, अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे यूनिट 5 में नगर निगम से संबंधित जो नगरीय स्थानीय व्यवस्था से संबंधित जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है और इसका सही आंसर क्या है? ए मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहा? मैंने पहले ही बोला है कि कम से कम दो चीजों का, एक राज्यपाल का और एक सीएम के पद आपको जरूर याद रखने हैं कि ये मुख्यमंत्री या राज्यपाल होने के अलावा किन किन पदों पर रहे हैं। ए ऑप्शन क्या है? वन ऑप्शन दिया हुआ है दिग्विजय सिंह, बी मोतीलाल बोरा दूसरे नंबर में, तीसरे में वीरेंद्र कुमार सकलेचा और चौथे नंबर में श्यामा चरण शुक्ल। और आंसर क्या क्या बोला है? केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 4 सही है, केवल 2 और 4 सही है। इसका उत्तर क्या है? उत्तर ए, केवल 1 और 2 सही है। मतलब दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोरा जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको नेता प्रतिपक्ष हो गया, विधानसभा अध्यक्ष हो गया,
राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इनसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कम से कम कौन है, इतना यदि आप 2-3 बार लिस्ट देख लेंगे तो आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? ठीक है, मतलब कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन है, यदि इसकी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये एमपीपीएससी में कब पूछा गया है? एमपीपीएससी में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एमपीपीएससी में 2018 में। इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है जस्टिस एनडी ओझा है, जस्टिस पीबी दीक्षित है, सी ऑप्शन में जस्टिस जीडी दीक्षित है और डी ऑप्शन में जस्टिस जी सिंह है। और इसका सही आंसर क्या है? उत्तर सी, मतलब जस्टिस जीडी दीक्षित जो है मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। ये वर्ष 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वहां पर आपको पता चल गया होगा कि कितनी यूनिट 5 से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन कौन है? तो पंडित कुंजीलाल दुबे, श्री ईश्वरदास रोहाणी, सी ऑप्शन है सीताशरण शर्मा और डी ऑप्शन है राजेंद्र सिंह। यहां से क्या पता चल रहा है? ये क्वेश्चन क्यों मैंने अभी आपको ये बताने के लिए किया है मैंने कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में किसमें, वर्तमान में कौन कौन पद पर हैं। ठीक है, कौन कौन पद पर हैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया है आपको एक विश्वास दिलाने के लिए कि भैया पूछ लिया जाता है कि पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो कम से कम वर्तमान का आपको याद रखना है। चाहे सीएम का नाम हो, चाहे राज्यपाल का नाम हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष का नाम हो, उपाध्यक्ष का नाम हो, किसी का भी नाम हो। ठीक है, महाधिवक्ता का नाम हो, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें शामिल किया है कि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन से ये समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न यूनिट 5 से पूछे जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे शुरू में ही बताया है आपको कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को याद रखेंगे और सिलेबस को याद रखेंगे। कैसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब हमारे पास एग्जाम के लिहाज से कम टाइम बचा है तो हम उसी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण कैसे किया गया है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीटों के जब वितरण की बात करते हैं तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों की सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं? विधानसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं। विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी? तो 320 सीटें थी। ठीक है, आप 23 को उल्टा कर देंगे, अभी कितनी है? 230 सीटें हैं। जब आप शुरू के 23 को उल्टा कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो 320 सीटें आपको विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में थी और वर्तमान समय में कितनी है? 230 सीटें हैं। ठीक है, जब लोकसभा की बात करते हैं तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 29 सीटें लोकसभा में हमें देखने को मिलती हैं। जब राज्यसभा की बात करते हैं तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थी और वर्तमान समय में 11 सीटें याद रखनी है। अब क्या याद रखना है आपको कि वर्तमान समय में जो 230 सीटें हैं, क्या याद रखना है? वर्तमान समय में विधानसभा की जो 230 सीटें हैं उसमें एसटी की कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें आपको याद रखना है और एससी की कितनी सीटें हैं? तो 35 सीटें आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस समय राज्य व्यवस्था से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट में कैसा लिख दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी की सीटें 35 हैं, ठीक है, और एससी की सीटें कितनी हैं? 47 हैं। यदि इस तरह से उल्टा करके ये लिख देते हैं तो ये माना जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो जहां भी स्टेटमेंट में इस तरह की संख्याएं लिखी हों, ठीक है, तो वो संख्या आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, किसी भी तरह का मन में कंफ्यूजन नहीं पालना है। इसी तरह जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में एसटी की कितनी सीटें हैं? एसटी की 6 सीटें हैं। ठीक है, और एससी की कितनी सीटें हैं? एससी की 4 सीटें हैं। अब यदि आपको कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट कौन देता है? एमपीपीएससी देता है। तो
तो कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट देने पर क्या हो जाएगा, एसटी की कितनी सीटें हो जाएंगी, तो एसटी की लिख देगा वो कि मध्य प्रदेश लोकसभा में एसटी की 4 सीटें हैं जबकि एससी की 6 सीटें हैं। ये जो संख्या लिखी हुई है ना, ये इसको ऊपर नीचे करके उलट देगा, लेकिन आपको मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं पालना है और आपको याद रखना है कि एसटी की कितनी सीटें हैं लोकसभा में, तो 6 सीटें हैं, और एससी की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा में आपको पता होगा कि राज्यसभा में वर्तमान समय में 11 सीटें हैं और राज्यसभा में किसी भी तरह का रिजर्वेशन, एससी और एसटी को किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा में एससी और एसटी की सीटें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीटों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से आप लोगों का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या, राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। मैंने कई बार बोला है, जब आपको मैं यूनिट 6 करा रहा था तब भी बोला था मैंने, और अभी भी बोल रहा हूं कि कम से कम संविधान के भागों को याद कर लीजिए आप, ठीक है। कम से कम भागों को याद कर लीजिए और उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं कम से कम उतना याद कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि कोई भी क्वेश्चन यदि भाग या अनुच्छेद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ये समझिएगा कि यदि भाग या आपको याद है तो आप उनके आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अब जब हम राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो राज्य विधानमंडल के छठा भाग में, राज्य विधानमंडल के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक किसकी चर्चा की गई है, तो राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है। ये आपको याद रखना है। क्या, संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक किसकी चर्चा की गई है, तो राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करते हैं। तो 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें सबसे पहले विधान परिषद का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन आज तक ये कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो आपसे विधान परिषद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस संविधान संशोधन के द्वारा विधान परिषद का प्रस्ताव रखा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधान परिषद का प्रस्ताव रखा गया था। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा विधान परिषद का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। यहां पर आप याद रख सकते हैं कि विधान परिषद अभी कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में उनके नाम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा से संबंधित कुछ डेट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। विधानसभा कब अस्तित्व में आई थी, तो 1 नवंबर 1956 को विधानसभा अस्तित्व में आई थी। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 17 दिसंबर 1956 में आई थी। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि विधानसभा कब बना, कब अस्तित्व में आया, तो एक डेट आपको याद रखनी है 1 नवंबर 1956 का। और यदि पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 दिसंबर 1956 का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कानून निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसको, मध्य प्रदेश का जो कानून निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। अनुच्छेद 168 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में विधायिका का प्रावधान रखा गया है। और ये जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 168 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी। विधायिका का मतलब क्या होगा कि एक कानून बनाने वाला एक सदन होगा, ठीक है। उसके बाद 169 अनुच्छेद में क्या बोला गया है कि राज्य के 3 अंग होंगे, ठीक है। जिस प्रकार हमने संसद में 3 अंग पढ़े थे, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह अनुच्छेद 169 में क्या बोला गया है कि राज्य के 3 अंग होंगे, एक राज्यपाल होगा, दूसरा विधानसभा होगा और तीसरा विधान परिषद होगा। तीनों को आपको याद रखना है। इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अनुच्छेद याद रखना है कि राज्यों के तीनों अंग की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 170 की। तो राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60
और अधिकतम संख्या 500 होगी। मतलब अनुच्छेद 170 में ये बोला गया है, आर्टिकल 170 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 170 में बोला गया है कि विधानसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो 500 सीटें हो सकती हैं, और जो मिनिमम सीटें होंगी विधानसभा में वो कितनी हो सकती है, तो 60 सीटें हो सकती हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य मंत्री परिषद की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, राज्य मंत्री परिषद के। और ये सारे टॉपिक हैं, मैं टॉपिक पकड़ कर ही चल रहा हूं, टॉपिक को पकड़ के ही सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब अनुच्छेद 163 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 163 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 में क्या बोला गया है कि मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। ये अनुच्छेद 164 में बोला गया है। इसी तरह जब हम प्रधानमंत्री और संसद के बारे में बात कर रहे थे तो हमने आपसे क्या बोला था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सेम कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 167 की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अब मुख्यमंत्री के कौन कौन से कर्तव्य हैं वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों की जानकारी राज्यपाल को देगा, ये याद रखना है। राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों की जानकारी राज्यपाल को देगा। राज्यपाल के द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करना, ठीक है। ये किसका कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का। यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की चर्चा की गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 177 की बात करते हैं, ठीक है। सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। तो मंत्री को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने वह बोलने का अधिकार है। जहां विधान परिषद है वहां मत का अधिकार नहीं है। मतलब जो मंत्री बन जाएगा जहां पर दो सदन है, विधानसभा, कौन कौन से दो सदन है, जहां पर विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है। जहां पर क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है, वहां दोनों जगह मंत्री दोनों सदनों में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं जिसे आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। कौन कौन, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आदिवासी मंत्री का होना अनिवार्य नहीं है। अब वो लिख देंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, और जो चौथा राज्य है वो लिख देंगे क्या, राजस्थान, ठीक है। तो वहां पर राजस्थान जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इससे संबंधित बातें और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका की। किसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका की। तो संविधान के छठे भाग में मध्य प्रदेश की कार्यपालिका की बात की गई है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, कहां तक, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक संविधान के छठे भाग में मध्य प्रदेश की कार्यपालिका की बात की गई है। अब इसमें कौन कौन है, कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल सम्मिलित होता है, मुख्यमंत्री सम्मिलित होता है, तीसरा मंत्री परिषद सम्मिलित होता है और राज्य के महाधिवक्ता इसके अंतर्गत, जिसे एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबको पता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका किसके पास होती है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल के पास होती है, और वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है, तो मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के पास वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इसको उल्टा कर सकता है। कैसे उल्टा कर सकता है, यदि वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता है कि वास्तविक कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है, और दूसरा लिख सकता है नाम मात्र की कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद पर निहित होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल की बात करते हैं।
प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा, ये आपको याद है, ठीक है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में, कब 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्या 1956 जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अभी आप आनंदीबेन पटेल के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल रही हैं। तो आनंदीबेन पटेल जी को, जी महामहिम को, इनको क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल बनाया गया था और साथ में मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल बनाया गया था। अभी कुछ दिनों पहले है, ठीक है। फिर अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 153 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 155 की, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन रहता है? तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। और यहाँ पर प्रसाद पर्यंत से मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत से मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को उसके पद से हटाने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 156 की बात करें तो राज्यपाल के कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है। उसमें भी यही बोला गया है कि सामान्यतः वैसे तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहता है, किनका? राज्यपाल का, लेकिन वास्तविक रूप से ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और प्रसाद पर्यंत का अभी मतलब मैंने बताया कि ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब तक रहेंगे। और राष्ट्रपति कैसे काम करता है? तो केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता से संबंधित बातें करते हैं 157 के अंतर्गत। तो राज्यपाल की अहर्ता यदि पूछ ली जाए कि किस अनुच्छेद में बताई गई है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 157 में बताया गया है। संविधान में 2 तरह के अहर्ता बताई गई हैं। पहली अहर्ता तो जो संविधान में लिखी हुई है वो बताई गई है और दूसरी बताई गई है 2 अन्य परंपराओं से जुड़ी अहर्ता भी बताई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान में कौन कौन सी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यपाल की अहर्ता के संबंध पर विचार कीजिए। संविधान में उल्लेखित है, पहली उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी अहर्ता क्या है? उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि यदि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो उसे भारत का नागरिक या लिख देंगे उसे भारत का व्यक्ति होना चाहिए या भारत का निवासी होना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें लिखते हैं तो गलत होगा, क्योंकि निवासी, व्यक्ति और नागरिक ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं और पिछली क्लासेस में हमने इसके बारे में काफी चर्चा की है, ठीक है। उसके बाद 2 अन्य परंपराओं की जब बात करते हैं तो उसे बाहरी होना चाहिए ताकि वो स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे, ठीक है। अभी जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनके बारे में भी आपको पता है कि वो गुजरात के हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके पहले जो आनंदीबेन पटेल थी वो भी गुजरात की थी। राष्ट्रपति नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे, कौन? राष्ट्रपति के द्वारा, कि भैया इनको राज्यपाल आपके राज्य का नियुक्त कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए। ये मुख्यमंत्री सलाह लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। 159 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति बात करी गई है और अनुच्छेद 2 में विधेयक पर सहमति की बात की गई है। अनुच्छेद 200 में बोला गया है कि वो सहमति दे भी सकते हैं या सहमत नहीं भी दे सकते, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में 2 मामलों में भिन्न है। इस कभी कभी ये जो 2 आधार बताने वाला हूं, कभी कभी बहुत लोग ये कहते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल होता है। जब ये 2 स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ साहब ऐसा होता है। कैसे? राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम कर सकते हैं जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के बारे में बताया था। 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि साहब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगी। जबकि 44वें संविधान संशोधन जब जनता दल की सरकार आई तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ राज्यपाल क्या है, पूर्णतः बोल दिया गया है कि आप अपने विवेक पर काम कर सकते हैं। अब कौन कौन से काम विवेक पर राज्यपाल कर सकता है उसकी सारी चर्चा हम करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार कौन कौन से हैं, कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इसे याद रखें। पहला क्या है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना अनुच्छेद 201 में बताया गया है। राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना है तो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्य की विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, ये सारी चीजें विवेकाधिकार के अंतर्गत आती हैं। कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे चुनाव में किसी दल को यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ना मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री के निधन हो जाने पर मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो ये भी विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है जो राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में विश्वास मत ना हासिल होने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में भी ये कदम उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल हैं, उन राज्यपालों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कैसे, जैसे पट्टाभी सीतारमैया, इनके बारे में क्या है, ये पहले राज्यपाल हैं, सबको आप लोगों को पता है। यदि नहीं है तो या तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा या आप नोट डाउन करते चले। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल यदि पूछा जाए कि अपने पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो वहां भी पट्टाभी सीतारमैया का नाम लेना है। श्री हरिविनायक पाटस्कर का नाम यदि आए तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले कौन रहे हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो श्री हरिविनायक पाटस्कर रहे हैं। श्री सत्यनारायण सिन्हा की बात की जाए तो प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे हैं 1977। याद रखिएगा डेट, 30 अप्रैल 1977 में मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1977 में, ये चीज आपको याद रखना है। उस समय राज्यपाल कौन रहे हैं, तो श्री सत्यनारायण सिन्हा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चिपुदिरा मुथाना पुनाचा। कभी कभी सीएम पुनाचा भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय, द्वितीय राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1980 में लगा था, तो आपको याद रखना है कि उस समय राज्यपाल कौन रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। सर्वाधिक 3 बार मुख्य राज्यपाल रहने वाले कौन रहे हैं, तो भगवत दयाल शर्मा। के.एम. चांडी जी की बात करें तो जब भोपाल गैस कांड कब हुआ था, 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, उस समय के.एम. चांडी राज्यपाल रहे हैं। सरला ग्रेवाल के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं, तो सरला ग्रेवाल रही हैं। ठीक है, भाई महावीर की बात करते हैं तो भारत के बाहर लाहौर में इनका जन्म हुआ है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यपालों पर विचार कीजिए, उनको पहचानिए जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं, तो भाई महावीर जी का नाम आपको याद रखना है। राम प्रकाश गुप्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 11वें राज्यपाल, और उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो राम प्रकाश गुप्ता का नाम याद रखना है। बलराम जाखड़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। राम नरेश यादव की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब यहाँ पर याद रखने के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि राम राम जिनके शब्द में है, राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव, और राम मंदिर कहाँ बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आनंदीबेन पटेल के बारे में बात करते हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं और मध्य प्रदेश की दूसरी राज्यपाल रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। श्री लालजी टंडन की बात करें तो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है, और मंगू भाई पटेल जो वर्तमान समय पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो इनके सभी के नाम आपको
याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार अनुच्छेद आपको याद दिला रहा हूं। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 164 में क्या बोला गया है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद नियुक्त करता है। ठीक है, अनुच्छेद 167 में बोला गया है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री का दायित्व या कर्तव्य किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 167 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुख्यमंत्रियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है, ये भी आपको याद रखना है। भगवंत राव मंडलोई की यदि बात करें तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कैलाश नाथ काटजू की बात करते हैं। तो INA ने फौजियों की ओर से लाल किला में मुकदमा लड़ा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इनके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने ही मुकदमा लड़ा था। ठीक है, INA फौजियों के। उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। केंद्रीय रक्षा और गृह मंत्री भी कौन रहे हैं, तो इस पे आपको नाम याद रखना है कैलाश नाथ काटजू का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र की, राजनीति के चाणक्य। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि राजनीति के चाणक्य के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो द्वारका प्रसाद मिश्र का नाम याद रखना है। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के पहले CM जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे हैं। ठीक है, इनके बारे में इतनी जानकारी सफिशियंट है। राजा नरेश चंद्र सिंह की बात करें तो मात्र 13 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन रहे हैं, तो राजा नरेश चंद्र जी का नाम याद रखना है। प्रकाश चंद्र सेठी की बात करें तो योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। और योजना मंडल आपको पता होगा कब बना था योजना मंडल, तो 1972 में बना था। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो प्रकाश चंद्र सेठी जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, अब बात करते हैं श्यामाचरण शुक्ल की। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लगा, तो श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम आता है। उसके बाद रविशंकर शुक्ल बेटे, और आपको याद होगा पिता पुत्र की जोड़ी है, ये दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कैलाश चंद्र जोशी जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि राजनीति के संत कहे जाते हैं। यहाँ फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीति के संत कहलाने वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको क्या टिक करना है, कैलाश चंद्र जोशी जी का नाम टिक करना है, ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर अर्जुन सिंह का नाम लीजिए, तो केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, और पंजाब के राज्यपाल रहे हैं। और जो भोपाल गैस कांड हुआ था, कब हुआ था भोपाल गैस कांड, तो 1-2 दिसंबर 1984 में। कब हुआ था, 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। तो उस समय कौन थे मुख्यमंत्री, तो अर्जुन सिंह का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोतीलाल वोरा की, जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे हैं। किसके पद पर रहे हैं, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय रहे हैं मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन 1 नवंबर 2000 को कौन रहे हैं मुख्यमंत्री, तो आपको याद होगा कि उस समय दिग्विजय सिंह रहे हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश के पहले जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज लागू किया था, इसमें भी किसका नाम आता है, तो दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है। पहले जिन्होंने अपने राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया था, ऐसे करने वाले कौन से मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी आपको दिग्विजय सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, सुश्री उमा भारती जी का बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री 2003 में कौन रही हैं, उमा भारती जी रही हैं। केंद्र में जल संसाधन मंत्री के पद पर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, यदि ऐसा पूछा जाता है। दिग्विजय सिंह के नाम पर और शिवराज सिंह के नाम पर जो कन्फ्यूजन होता है, तो आपको किसी भी तरह का मन में कन्फ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, दिग्विजय सिंह केवल 10 साल ही रहे हैं और ये लगभग 14 साल, 13 से 14 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। केवल वही चीज हम कवर अप करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि कौन रहा है विधानसभा अध्यक्ष,
तो कुंजीलाल दुबे का नाम आपको याद रखना है। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इसमें भी कुंजीलाल दुबे जी का ही नाम रहेगा। सबसे कम समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो तेज लाल टेभरे जी का नाम याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करें तो श्री गिरीश गौतम जी 15वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की। पहले उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो आपको नाम याद रखना है श्री विष्णु विनायक सरवटे जी का नाम याद रखना है। दीर्घकालीन तक मतलब लंबे समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो हजारी लाल रघुवंशी जी का नाम याद रखना है। अल्पकालीन उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो विष्णु विनायक सरवटे जी का नाम पता होगा। ठीक है, इंदौर में सरवटे बस स्टैंड है, वो भी आपको याद होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात करते हैं, तो प्रथम विपक्ष के नेता कौन रहे हैं, तो विश्वनाथ तामास्कर जी का नाम याद रखना है। प्रथम महिला प्रतिपक्ष कौन रहे, श्रीमती जमुना देवी जी, काफी समय तक ये नेता प्रतिपक्ष रही हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात करें तो प्रथम विपक्षी नेता जो मुख्यमंत्री बने हैं। सत्यदेव कटारे जो एकमात्र विपक्षी नेता जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान प्रतिपक्ष नेता तो श्री गोविंद सिंह जी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की बात करें, जब हम मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो उसके पहले ये इंफॉर्मेशन देना आपको जरूरी है कि यूनिट 6 में हमने उच्च न्यायालय के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए यहाँ पर हम मध्य प्रदेश से संबंधित उच्च न्यायालय की सारी चर्चा आपसे करेंगे और बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, तो स्थापना की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। खंडपीठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1968 में। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ बनाई गई। कब बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1968 में बनाई गई। एक है इंदौर और दूसरा क्या है, ग्वालियर। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ न्यायाधीशों की चर्चा कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और देश के राष्ट्रपति रहे हैं, हालांकि कार्यवाहक रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें मध्य प्रदेश की कौन रही हैं, तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी का नाम याद रखना है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री पीबी दीक्षित मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल और मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त भी रहे हैं। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, तो इसमें जीसी सोहानी जी का नाम आता है और आपको इसका नाम याद रखना है। अन्य बातें जो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में, हाईकोर्ट भवन की डिजाइन किसने की है, तो हेनरी इरविन का नाम आता है, आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश, अब 4 ऐसे न्यायाधीशों का नाम है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इनके अलावा एक नाम दे देंगे जो कि ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कौन कौन से रहे हैं, तो एम हिदायतुल्लाह के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो रहे हैं। ए.के. पटनायक साहब रहे हैं, उनका नाम याद रखना है। आर.वी. रविंद्रन का नाम याद रखना है। ए.के. माथुर का नाम याद रखना है। शरद अरविंद बोबड़े जी का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से बता दूं, एम हिदायतुल्लाह साहब का नाम याद रखना है, ए.के. पटनायक साहब का नाम याद रखना है, आर.वी. रविंद्रन का नाम याद रखना है, ए.के. माथुर साहब का, और शरद अरविंद बोबड़े साहब का नाम भी आपको याद रखना है। अब महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, शपथ कौन लेता है, तो राज्यपाल देता है। योग्यता क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो आपको एक नाम याद रखना है, प्रशांत सिंह का। किसका नाम याद रखना है, प्रशांत सिंह का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये वर्तमान समय के महाधिवक्ता हैं। उसके बाद महाधिवक्ता की कौन कौन सी शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य सरकार को विधिक सलाह देना राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होना, किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अब मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पंचायती राज से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में जाके पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम एक बनाया गया था 1992 में, जिसमें अनुच्छेद के कौन कौन से जोड़े गए थे। अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। आपको याद रखना हो तो आयो करके आओ, ठीक है, ए ओ। ठीक है, भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है, 29 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और व्यवस्था कैसी है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज की कुछ समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सोचा एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। तो बलवंत राय मेहता, इसमें दो चीजें याद रखनी है कि कौन सी स्त्री है और दूसरा कब आया है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता की बात करें तो 1957 में यह समिति बनी है, 3 स्त्री बात की गई है, ग्राम, ब्लॉक और जिला की बात की गई है। अशोक मेहता की बात 1977 में की गई है, 2 स्त्री व्यवस्था है, मंडल होगा उसमें और जिला परिषद होगा, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, GV.K. राव समिति की बात करेंगे तो 1985 में आई थी। इन्होंने कहा था भैया 4 स्त्री व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी? 4 स्त्री व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे जिला परिषद हो गया, राज्य परिषद हो गया, मंडल स्तर हो गया और ग्राम स्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद LM सिंघवी जो 1986 में आया था, 3 स्त्री व्यवस्था, इसके बारे में भी बात की गई थी। और सबसे खास बात क्या थी LM सिंघवी के द्वारा कि संवैधानिक दर्जा की सिफारिश इन्होंने की थी पंचायती राज की। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो 3 स्त्री पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है, जिसमें काशी प्रसाद पांडे प्रमुख हैं। एक समिति बनाई गई है, मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित यदि पंचायती राज समिति के बारे में चर्चा हो, ठीक है, मेंस में लिखना हो या प्रीलिम्स में पूछा जाए तो काशी प्रसाद पांडे जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 सदस्यीय समिति, ठीक है, बनाई गई थी। कितनी? 15 सदस्यीय समिति, केंद्र में मेहता समिति के अनुसार। जो 1957 में बलवंत राय मेहता वाली समिति आई थी, उसी को आधार बनाकर काशी प्रसाद पांडे ने, ठीक है, काशी प्रसाद पांडे ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। कौन कौन सी सिफारिशें थी, एक नज़र डालते हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज न्याय पंचायत प्रणाली लागू करना। उसके बाद इन्होंने बोला था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन करना। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये चीज़ भी याद रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। पांडे समिति की सिफारिश के आधार पर 1962 में इसे पारित किया गया था और 1962 में ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब पंचायती राज अधिनियम 1993 के हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1993 की डेट आपको याद रखना है। विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो 30 दिसंबर 1993 में ये पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, तो 25 जनवरी 1994 को ये लागू हुआ था। विशेष बात क्या है कि नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती और नगर प्रशासन चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश जो था पहला राज्य था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो ऊपर अनुच्छेद लिखे हुए हैं, नीचे विषय वस्तु लिखी हुई है। अनुच्छेद 243 ए की बात करते हैं हम, तो ग्राम सभा की चर्चा की गई है, याद रखना है। बी की बात करते हैं तो पंचायतों के गठन की बात की गई है। 243 सी की बात करते हैं तो पंचायतों की संरचना की बात की गई है। 243 डी की बात करते हैं तो स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 243 ए में ग्राम सभा की बात की गई है। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। 243 सी में पंचायतों की संरचना की बात की गई है। 243 डी में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। आगे देखते हैं तो 243 ई में पंचायतों की अवधि की बात की गई है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात की गई है। 243 आई में वित्त आयोग, आई मतलब इनकम मतलब वित्त की बात की गई है। के की बात करेंगे तो 243 के में पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित बातें
की गई हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार क्या पंचायत व्यवस्था है उस पर एक नज़र। याद रखिएगा, एक रिवीजन क्लास है और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस पे इसलिए कवर अप की जा रही हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए तो किसी भी तरीके से गलत ना हो। शर्तें क्या हैं? जनसंख्या कितनी होगी? तो 1000 से अधिक जनसंख्या ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में 5000 से अधिक जनसंख्या और जिला पंचायत में 50,000 से अधिक जनसंख्या होगी। जब वार्ड संख्या की बात करते हैं तो 10 से 20 वार्ड किसमें होंगे? ग्राम पंचायत में होंगे। 10 से 25 वार्ड जनपद पंचायत में होंगे। 10 से 35 वार्ड जिला पंचायत में होंगे। कार्यकाल की बात करें तो तीनों की ही 5 साल बताई गई है। यदि प्रमुख की बात करें तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होगा, जनपद पंचायत का प्रमुख जनपद अध्यक्ष होगा और जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ग्राम पंचायत के यदि कार्यों पर नजर डालें तो पंचायत के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। अनिवार्य कार्य के रूप में बांटा गया है और ऐच्छिक कार्य के रूप में बांटा गया है। जब अनिवार्य कार्य की बात करते हैं तो पंचायतों का करना अनिवार्य होता है। ठीक है, कौन कौन से कार्य हैं वो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से अनिवार्य कार्य कौन सा है। ठीक है, ऐच्छिक कार्य नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य सरकार जब बोलेगी कि साहब आपको ये काम करना है, सीधी सी बात है कि राज्य सरकार जब पंचायतों को पैसा देगी कि आपको ये काम करना है तो उस आधार पर ये काम होंगे। पंचायत अपनी इच्छा अनुसार राज्य सरकार के आदेश अनुसार काम कर सकती है। ठीक है, अब अनिवार्य कार्यों पर एक बार नजर डालते हैं। सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन करना, यहाँ पर बारात घर कौन सी सरकारी भूमि पर कहाँ पर बनाना है ये पंचायत का काम रहेगा। कहाँ पर हैंडपंप लगवाना है, कहाँ से सड़कें निकलवाना है, ये सब अनिवार्य कार्य के अंतर्गत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद हाट बाजार मेलों का आयोजन करवाना भी इसी के अंतर्गत आता है। जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण करना, इसके अलावा कुआं तालाबों और जलाशयों का निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना भी किसके अंतर्गत आता है? तो पंचायतों के अनिवार्य कार्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐच्छिक कार्यों का। ऐच्छिक कार्य यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वो पंचायतों को किस तरह से काम कराने के लिए बोलते हैं। जैसे खेल मैदान, पुस्तकालय और पार्कों का निर्माण करना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आता है। उसी तरह सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आता है। धर्मशाला विश्राम घाटों का निर्माण करना, ये ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आता है। सड़कों के किनारे और अन्य स्थान पर वृक्ष लगाना, जबकि वृक्ष जो है वो अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए अब पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि राइट टू रिकॉल का प्रावधान किसमें किया गया है? तो राइट टू रिकॉल का मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। राइट टू रिकॉल का पहला प्रयोग शहडोल जिले के अनूपपुर तहसील की पल्लविका पटेल को हटाने में किया गया था। ये चीज भी, ये नाम भी आपको याद रखना है। अब हम मध्य प्रदेश के नगरीय स्वशासन की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को इसे लागू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को दतिया नगर पालिका है और ये नगर निगम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात की गई है। 243 आर में नगर पालिकाओं के संरचना के बारे में बात की गई है, आपको याद रखना है। 243 एस में वार्ड समितियों इत्यादि के गठन और संरचना के बारे में बात की गई है। 243 टी की जब बात करते हैं तो सीटों के आरक्षण के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार 243 यू की बात करेंगे तो नगर पालिकाओं के कार्यकाल की बात की गई है। 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व की बात की गई है। 243 जेड ए की बात करते हैं तो नगर पालिकाओं के चुनाव, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये आपको याद रखना है। 243 जेड ए और 243 जेड डी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिला योजना समिति की भी बात इसके अंतर्गत की गई है, आपको याद रखना है। क्या क्या है एक बार एक नजर में देख लेते हैं। तो जनसंख्या नगर पंचायत में 5000 से अधिक होना चाहिए, नगर पालिका में 50,000 से,
और नगर निगम में 1 लाख से। यदि वार्ड संख्या की बात करें तो 10 से 20 वार्ड नगर पंचायत में होते हैं, 10 से 40 वार्ड नगर पालिका में होते हैं और 40 से 70 वार्ड नगर निगम में होते हैं। प्रमुख कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है और नगर निगम में महापौर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है।